जी बच्चों, हम मार्च 2022 इंडिया का वेरिएंट जो है उसको कर रहे थे। दो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। पहली क्लास सेक्शन ए किया, दूसरी क्लास में हमने सेक्शन बी किया और तीसरी क्लास में आज सेक्शन सी करेंगे। जब बाद इंशाल्लाह टाइम बचा तो 5 मिनट का काम है, मैं आपको करवा दूंगा रियल जीडीपी कैलकुलेशन। वेरी इजी थिंग। आप अगर खुद भी वहां से नोट से पढ़ें तो नथिंग टू डिफिकल्ट। जी अस्सलाम वालेकुम शेज़ल। चलें लेट्स मेक अ स्टार्ट नाउ जी। अभी कुछ बच्चे आ रहे हैं लेकिन आई वुड रादर नॉट एक्सीड माय 45 मिनट्स लिमिट, ताकि आप लोग बोर भी ना हो, थकावट भी ज़्यादा ना हो। तो जी ये मैंने सारा कुछ पहले ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। दीज आर मार्क स्कीम्स। लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन सी, क्वेश्चन 4, जो कि मैंने आप लोगों को इन वन ऑफ द टेस्ट्स, कुछ स्कूलों में मैंने ये टेस्ट किया था, मोस्ट स्कूलों में मैंने ये टेस्ट किया था। अब देखो, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी and consider the extent to which the circular flow of income changes as an economy becomes an open economy. अब 3-3-2, knowledge 3, analysis 3, evaluation 2। तो मुझे कोई बच्चे बताओ आप लोग कि नॉलेज के 3 मार्क्स किस चीज में है? जी अनस, वेरी गुड। बेसिकली क्लोज्ड इकॉनमी पे ही आपके मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन ठीक है, ओपन इकॉनमी भी साथ करोगे तो लेट्स से कि नॉलेज के 3 मार्क्स आ गए। लेकिन जैसे ही ओपन इकॉनमी पे जाओगे बच्चे, आपका एनालिसिस स्टार्ट हो गया। सो दिस इज हाउ इट इज। और फिर इवैल्यूएशन के 2 मार्क्स कैसे आएंगे? किस हद तक सर्कुलर फ्लो में चेंज आएगा ड्यू टू इकोनॉमी बिकमिंग एन ओपन इकोनॉमी। राइट जी। अगेन रीजनेबली गुड अटेंडेंस। एएस हैज बीन, बैचेस भी ज़्यादा हैं एएस के, तो ज़्यादा बात ज़्यादा होना था, लेकिन ओवरऑल एएस की enthusiasm is more than A2 kids. And now I think most regular ones are already here. So let's make a start. जी, explain the circular flow of income in a closed economy. यहाँ तक अभी बात रोकते हैं। सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, शायद मार्क ना हो लेकिन 1 मार्क इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। कौन बच्चा मुझे बताएगा व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? ओके, circular flow of income is how incomes flow between various sectors of an economy. Circular flow is how incomes flow between various sectors of an economy, such as households, firms, government, etc. अब यहाँ पे बेहतर है कि क्लोज्ड इकोनॉमी को भी हम इंट्रोड्यूस करा दें। A closed economy is the one which does not have international trade sector. ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं जी। अ थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी विल हैव, मुझे बच्चे बताओ कौन कौन से इंजेक्शन है, और आई एम श्योर गलत आंसर आएगा। एक इंजेक्शन आप लोग गलत बताओगे। जी बताएं कौन कौन से इंजेक्शन है क्लोज्ड इकोनॉमी 3 सेक्टर के अंदर? यही सेम मिस्टेक होती है बच्ची, बच्चे बोले शाबाश। वेरी गुड। हु वाज दैट? हु वाज दैट? अब्दुल हादी, एक्सीलेंट। कंजम्पशन इज द ओरिजिनल इंजेक्शन, उसको सेपरेट ट्रीट नहीं करना। तकरीबन सब बच्चों के टेस्ट में मैंने ये बात रेड में बोल्ड में लिखी थी कि भाई कंजम्पशन को सेपरेट इंजेक्शन के तौर पे ट्रीट ना करें। है एक इंजेक्शन लेकिन वो तो ओरिजिनल वाला है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी कंसिस्ट्स ऑफ, आप यूं भी बोलते हैं, हाउसहोल्ड्स, फर्म्स एंड गवर्नमेंट। द टू इंजेक्शंस इन दिस इकोनॉमी आर इन्वेस्टमेंट्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब आ जाते हैं जी विड्रॉल्स के ऊपर। तो मुझे बताएं बच्चे कौन कौन सी विड्रॉल्स हैं 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर? सेविंग्स एंड टैक्सेस, वेरी गुड। टैक्सेस एंड सेविंग, बहुत अच्छे। सो अब हम इसको पूरा एक रीट्रेशन लेते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम refers to how money or income flows between various sectors of an economy. A three-sector closed economy which does not have international trade, does not do exports and imports, consists of households, government, and firms. Basically, there are two injections of investment and government spending, I plus G, and two withdrawals of savings plus taxes. If I plus G, yani investment plus government spending, is equal to
savings plus taxes यानी S plus T, economy is in equilibrium, otherwise it is in disequilibrium. ये आपके 3 मार्क्स पूरे हो गए नॉलेज के. अब एनालिसिस के लिए जी, व्हेन द इकोनॉमी बिकम्स एन ओपन इकोनॉमी, स्टार्ट्स ट्रेडिंग इंटरनेशनली, कौन सा फर्दर इंजेक्शन ऐड हो रहा है? एक्सपोर्ट्स का इंजेक्शन ऐड हो रहा है. और कौन सा विड्रॉल ऐड हो रहा है? इंपोर्ट्स. तो अब हम क्या बोलेंगे जी? नाउ द इक्विलिब्रियम विल बी व्हाट इज इक्वल टू व्हाट? 3 इंजेक्शंस बोलो, 3 विड्रॉल्स बोलो. वेरी गुड समीर, बट आई वुड हैव लाइक्ड अदर किड्स टू टॉक एज वेल. फाहद, उजनूर, आप लोगों को बोलना चाहिए. सो व्हेन in a four sector open economy, the equilibrium is where I plus G plus X is equal to S plus T plus M. And if they're not equal, economy is in disequilibrium. ये सिंपल सी बातें करके आप 6 मार्क्स एनालिसिस के ले चुके हैं. अब मुझे कोई शार्प बच्चा बताओ, इवैल्यूएशन कितना चेंज होने वाली है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? जी एशलीना बता दो. वेरी गुड आंसर. जरा लाउड बोले ताकि सब सुने. It depends on how open the economy is and how much international trade they're engaged in. If they're relatively closed economies like North Korea, then it won't have that big of an impact on them. But if they're open economies that Like China, like Vietnam, China, Vietnam, whose main source of national income is. national income is trade, then they are going to impact on them. I think this was a masterclass answer, perfect evaluation. तो इसको आप लोग कैच करें. This change in the circular flow will depend on how large the international trade sector is, how open the economy is. Open economies like Vietnam, China, आपकी उस दिन हम पढ़ रहे थे, किसका नाम था जिसका पता नहीं, हाँ वियतनाम ही था, जिसका 90% जीडीपी का एक्सपोर्ट्स है, will experience a bigger change in the circular flow. However, closed economies will experience smaller change in circular flow. So it will depend on the size of net exports, how much international trade is weighted into the aggregate demand components. जी मेरे बच्चों, सीधा सीधा 8 मार्क का 8 out of 8 वाला आंसर है. किसी बच्चे को प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही हो, प्लीज बी मोर वोकल, बी मोर ओपन अबाउट योर कंसर्न्स कि जी ये हमें नहीं आ रहा, या ये चीज़ एग्जैक्टली जैसे आप बता रहे हैं उस तरह हमारे माइंड में नहीं थी. प्लीज डू नॉट हेजिटेट. साइलेंस इज गुड. लुक्स लाइक मोस्ट ऑफ यू हैव अंडरस्टूड. ये हमने कल मिनिमम प्राइस वाला आखिरी किया था, तो वहीं पे डॉक्यूमेंट. लेट्स गो टू ये 3 फॉर नॉलेज, 3 फॉर एनालिसिस, 3 फॉर इवैल्यूएशन. मार्क्स स्कीम यूज करें बेटे. दे आर योर बेस्ट फ्रेंड्स. दे हेल्प यू target what CI wants. Don't tell them what you know, tell them what they want to know. That's how the scores are. A clear knowledge and understanding that circular flow of income in a closed economy involves households, firms, and government, 1 mark, and has injections of I and G and leakages या withdrawals of S and T, 2 mark. So that equilibrium income is where I plus G is equal to S plus T. Simple 3 marks. कोई एग्जामिनर नहीं काट सकता अगर आप ये बात लिख के आते हो. फिर बच्चे एनालिसिस, an analysis of how circular flow of income changes as an economy becomes an open economy with the introduction of participation in international economy, 1 mark, through the injection of exports and withdrawal of imports, 2 mark. So the equilibrium now is where I plus G plus X is equal to S plus T plus M. सिर्फ इतना ही लिख दो, 6 मार्क्स आ गए. Evaluation, जैसे अश्लीना ने बोला, offers a valid judgment on the extent to which the circular flow of income changes as an economy becomes an open economy, depending on the importance of net trade to reach a conclusion. तो हमने तो कंट्रीज के नाम तक ले दिए, तो आपके 8 में से 8 मार्क. If such a question repeats, you can get. Any question, G, on the first A part? Next, G, ये मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 4 शुड बी अटेम्प्टेड इफ इट कम्स इन द एग्जाम, क्योंकि बी पार्ट मेरे नोट्स में ही 12 मार्क का आंसर हुआ है. इकोनॉमिक ग्रोथ का आखिरी चैप्टर, बच्चे अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Assess whether the consequences can be positive and negative, of course, for an economy are always positive. सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ को डिफाइन करो, उसकी टाइप्स बताओ.
अगर कोई डायग्राम बताए मुझे यहाँ पे कौन से बनने चाहिए, बनने की जरूरत नहीं है लेकिन बनाने चाहिए अगर तो कौन से? एनीवन जी, डिफाइन इकोनॉमिक ग्रोथ। खाली जीडीपी या रियल जीडीपी? यस, इट इज द राइज इन real GDP over time for a country. Economic growth can be, दो टाइप्स हमने पढ़ी हैं, कौन कौन सी इकोनॉमिक ग्रोथ मौजूद है? एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ। एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे दिखाओगे अगर ग्राफ बनाओ? वेरी गुड, विल शो अ मूवमेंट फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड पीपीसी टुवर्ड्स पीपीसी। और पोटेंशियल ग्रोथ के लिए पूरा पीपीसी, कंप्लीट करें मेरा सेंटेंस, पूरा पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ऑसम, मजा आता है जब बच्चे, ये भी कर सकते हो, एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होना इज एक्चुअल ग्रोथ, एग्रीगेट सप्लाई लॉन्ग रन वाला शिफ्ट होना इज पोटेंशियल ग्रोथ। लेकिन हम जस्ट एडिंग क्वालिटी, यू डोंट नीड टू मेक ग्राफ्स। बना दो तो सही लेबल करना, गुड वाई गुड एक्स, प्राइस लेवल रियल जीडीपी, ताकि सही लेबलिंग हो। अब जी अप टू 4, वाई इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेनिफिशियल। रिमेंबर दिस टर्म, फिस्कल डिविडेंड। जैसे फिस्कल पॉलिसी नहीं होती, फिस्कल डिविडेंड। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, government is expected to receive more tax revenue from direct taxes as incomes are rising, and from indirect taxes as spending is rising. बिकॉज ग्रोथ में जॉब्स क्रिएट होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ते हैं, अपवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है, लोग अमीर हो रहे होते हैं। दे पे मोर, फर्म्स भी और कंज्यूमर्स भी, मोर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, सेल्स टैक्स। तो गवर्नमेंट के पास ठीक ठाक रेवेन्यू आ जाता है। फिजिकल डिविडेंड को एक्सप्लेन कर रहे हैं फर्दर। दिस एडिशनल सरप्लस रेवेन्यू कैन बी, और सॉरी, दे हैव टू पे लेस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स बिकॉज देयर इज लेस पॉवर्टी, लेस अनएम्प्लॉयमेंट, तो उनकी स्पेंडिंग ट्रांसफर पेमेंट्स की कम हो रही है। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट इज लेफ्ट विद बजट सरप्लस। अभी तक फिजिकल डिविडेंड नहीं बताया हमने, उस तरफ जा रहे हैं। This surplus money can be used to provide education, healthcare, merit goods. It can be used to provide defense, street lights, public goods. It can be used to create good infrastructure, both soft and hard, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम होगी, बिजनेसेस एक्टिविटी और एक्सपैंड करेगी। समझ रहे हो किस तरह हम एक ही फिजिकल डिविडेंड के ऊपर ही हम पांच छह बातें कर रहे हैं। गवर्नमेंट को शॉर्ट में, गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज्यादा आया डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस से, ग्रोथ की वजह से। स्पेंडिंग कम करनी पड़ी बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट कम थी, गुर्बत कम थी, ट्रांसफर पेमेंट्स कम हुई, गवर्नमेंट का बजट सरप्लस हुआ। अब उसको हेल्थ पे लगाओ, एजुकेशन पे लगाओ, वो फायदे बताओ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाओ, पब्लिक गुड्स पे लगाओ, ये सारा बेनिफिट इसके अलावा भी करते हैं जी। और ग्रोथ के क्या फायदे हैं? अगर एक कंट्री में एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है तो इनकम्स बढ़ रही हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, पूरी इकोनॉमी खुशहाल हो रही है, सॉवरन हो रही है, दुनिया में उसका एक पावरफुल नेम बन रहा है। ये हो गया जी आपके इकोनॉमिक ग्रोथ के 4 मार्क्स के लिए एम्पल पॉइंट्स हैं। समझ आ गया जी? अब हम चलते हैं नेगेटिव्स पे। जी मेरा बेटा जी, फिजिकल डिविडेंड। अनस, गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा इकोनॉमिक ग्रोथ में, क्योंकि जॉब्स लगी हुई हैं, फर्म्स एक्सपैंड कर रही हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस से पैसा गवर्नमेंट को ज्यादा मिलेगा। जबकि उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कम देने पड़ेंगे, लोग अनएम्प्लॉयड बहुत कम है, पॉवर्टी कम है तो पॉवर्टी इनकम स्कीम्स कम देनी पड़ेंगी, फूड स्टैम्प्स कम देनी पड़ेंगी, उनका बजट सरप्लस होएगा। उस सरप्लस बजट को आप यूज करो जी, कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा रहे हैं, एजुकेशन ट्रेनिंग पे लगा रहे हैं, डिफेंस दे रहे हैं, लाइट हाउसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ओवरऑल इकोनॉमी फर्दर ग्रो कर रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है, इकोनॉमी इज ऑन द ग्रोथ, फर्दर ग्रोथ पैथ। समझ आ गया अनस? उस पर भी लगा सकते हैं, बिल्कुल, मैंने बोला है अभी एजुकेशन हेल्थ केयर। सबको समझ आ गया जी? अब जी क्यों इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी चीज नहीं है? कोई बच्चा स्टार्ट करता है इसको? वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों डेफिसिट में जाएगा जी बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट? हम्म।
यस, अब यहाँ पे इसको और अच्छा करो. Current account of balance of payment may go into deficit because higher incomes may translate into import of luxury consumer goods which have income elastic demand. जरा अच्छा लगेगा कि आपने इधर भी टर्म इकोनॉमिक यूज की. समझ आ गया? अब जी दूसरे नंबर पे, इफ एग्रीगेट डिमांड राइजेस बट एग्रीगेट सप्लाई डज नॉट राइज एज मच, वेयर ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो क्या होएगा? कौन सी इन्फ्लेशन आएगी? डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगी. एक्सीलेंट. आप लोग माशाल्लाह जो रेगुलर आ रहे हो, बट अब देखो कितना फर्क पड़ गया है पहली क्लास से अब तक. आप लोग कितना बेहतर आंसर कर रहे हो. सो प्लीज मोटिवेट योर फ्रेंड्स, दीज क्लासेस आर फ्री. आई एम पुटिंग इन दिस एफर्ट फॉर योर फ्यूचर बच्चों. डू दैट. उसके बाद जी और क्या नुकसान है? जब प्रोडक्शन होएगी, कंजम्पशन होएगी, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज फैलेंगी. आपकी जो है पोल्यूशन. क्या चीज? क्या चीज? एनवायरमेंटल डैमेज. अब पोल्यूशन के नाम रखो: एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, कंजेस्शन, मरीन लाइफ डिस्टर्ब होगी, हैबिटेट्स डिस्टर्ब होंगी, सीनिक ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी तबाह हो जाएगी. उससे टूरिज्म कम आ सकता है. कुछ भी आप लिंक बना सकते हैं. फिर जी, अगर हमने इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल की थी, लेकिन इस तरह हासिल की थी कि अपने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को गजल कर दिया था, तो फ्यूचर का सस्टेनेबल कंपैरेटिव एडवांटेज हम खो देंगे. ठीक हो गया? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में गो और कैसे? चंद लोगों को बेनिफिट मिल रहा है ग्रोथ का, मेजॉरिटी को बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो इनकम गैप्स में वाइडन. समझ आ गया बेटे? मोर देन एम्पल पॉइंट्स आपके 8 मार्क्स एनालिसिस के. जी बच्चे, बोले बोले. बेटे देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन अगर चंद, जैसे पाकिस्तान में 1960s में अयूब खान के दौर में रियल जीडीपी बहुत बड़ा था. इन 2 periods of 5 years 5.6%, 4.5% हैवी ग्रोथ थी. लेकिन उस वक्त 90% ऑफ पाकिस्तान वेल्थ वॉज विद 22 फैमिलीज ओनली. तो बाकी 10% की लाइफ पे इतना अच्छा असर नहीं आ रहा था. चंद लोग मजीद अमीर होते जा रहे थे, तो इनकम गैप्स बढ़ते जा रहे थे. गॉट इट? कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर अनइक्वल, राइट. अब बच्चे हम करते हैं जी. अब मुझे बताएं, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा अच्छी है कि नहीं? थोड़ा सा इसी एनालिसिस की बेस पे इवेल्युएट करना सीखें. अश्लीन, आप स्टार्ट करो. As in, if they're always positive, so यही मुश्किल काम है. इवेल्युएशन इज द ओनली टफ थिंग. I would say, in light of everything that we've discussed, जरा ऊंचा बोलें ताकि सब सुन सकें. in light of everything we've discussed, naturally economic growth is good, but there are some advantages of having. O level style, no. We need AS1, proper अच्छी evaluation, like you're writing in anyone else, but hey, please, uh, I've given this answer in your notes, so you should have a very good idea of how to evaluate. रेट या कॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा. इफ द, हाँ, बोले बोले. थोड़ा वीक पॉइंट है जरा. ओ लेवल वाला हो रहा है. मैं नहीं कह रहा गलत है ना. अब तीनों के पॉइंट्स गलत नहीं थे. अब जरा सोचो, अपने एनालिसिस की बेस पे स्कोर करो. इकोनॉमिक ग्रोथ cause will be very important. If it was done through depleting non-renewable resources, it will reduce future growth potential. ठीक हो गया? Secondly, it will depend on how the economic growth was achieved, in a sustainable manner or in a very polluting, environmentally ineffective, non-green manner. It will also depend on क्या हमने कैपिटल इंटेंसिटी पे शिफ्ट किया है. अगर कैपिटल इंटेंसिव हो गए हैं तो लेबर की जॉब्स निकल जाएंगी. जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, शॉर्ट रन में प्रॉब्लम्स आते हैं, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट लेवल आगे चला जाता है, पीपीसी शिफ्ट हो जाता है, हम पीछे खड़े होते हैं. तो शॉर्ट रन में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है. हाँ, लॉन्ग रन में जब इकोनॉमी नए पीपीसी तक पहुंची है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा है. सो इट विल डिपेंड ऑन हाउ द इकोनॉमिक ग्रोथ वाज अचीव्ड, whether it was done through environmentally friendly manner, whether it was done through depleting natural resources, whether it was a sustainable economic growth, what was the effect on
जनरल पॉपुलेशन, क्या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन खराब हुई थी या अच्छी हुई थी? These factors will translate into whether economic growth is always positive. To conclude, economic growth is taken as a good indicator for an economy as long as economy follows the three aims: social, environmental and economic. समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन? Excellent, G. Let's have a quick look at the mark scheme and let's see how well we have tackled it. अब बच्चे ये आ गया सबसे पहले positive consequence of economic growth: an improvement in the living standard, reduction in the rate of unemployment, increase in incomes, increase in the level of aggregate demand, a possible reduction in income inequality, high tax revenue which government could spend on improving public services such as education and healthcare, increase in business confidence leading to greater investment. इनमें से कोई 3-4 पॉइंट्स अच्छे एक्सप्लेन कर देते हैं. हमने फिजिकल डिविडेंड पे ही सारा स्कोर कर लिया था. Next, G, negatives: depletion of non-renewable natural resources, damage to environment, such as through various type of inflation, pollution, an unequal sharing of the benefits of economic growth among the population, leading to increase in income inequality, possible reduction in quality of life as people working longer hours. Yes, economic growth में लोग कई कई घंटे काम करते हैं तो उनके लिविंग स्टैंडर्ड जरा कम हो जाते हैं, लेजर टाइम कम हो जाता है. फिर जी, कैसे हमने ग्रोथ ली थी? कैपिटल इंटेंसिव के थ्रू ली थी, तो उसमें लोगों को जॉब्स कम बनेंगी. danger of inflationary pressure, demand pull inflation, evaluation, degree to which the potential benefits of economic growth are equally shared among a population, extent to which any shift towards more capital intensive production affects the level of unemployment, whether long term economic growth brings a short term cost as resources are used to produce capital goods rather than consumer goods, the extent to which economic growth is sustainable. इनमें से कोई 3 पॉइंट्स पकड़ो, कंक्लूड करो कि ओवरऑल it is a positive thing but will depend on how it was achieved, कितनी सस्टेनेबल है, एनवायरमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के साथ क्या कर रहे हैं. समझ आ गया मेरे बेटा? कोई कंफ्यूजन? थोड़े साउंड मोर अलाइव. टेल मी इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम. ऑल राइट जी. लास्ट क्वेश्चन. अमूमन बच्चे ये क्वेश्चन बहुत बुरा अटेम्प्ट करते हैं इस तरह का. इन माई एक्सपीरियंस एक्सचेंज रेट इज ऑलवेज फॉर ए स्टूडेंट्स रादर ट्रिकी कॉन्सेप्ट. जब A2 में पहुंच जाते हैं तो दे लाफ किया, कितना आसान था और हमने गलतियां की. तो अभी से अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करें. जैसे ही पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, घड़ों पानी सर पे पड़ जाता है. ओ माय गॉड, डायग्राम मांगा गया, मैं क्या करूंगा? A2 में आपने हर चीज में डायग्राम बनाने हैं, मांगे जाए ना मांगे जाए. सो गेट यूज टू इकोनॉमिक डायग्राम्स. ये सब्जेक्ट इसके बगैर नहीं आप अच्छा स्कोर कर सकते. With the help of a diagram, explain what is meant by an appreciation of a floating exchange rate and consider whether a country can only benefit from appreciation of its currency. बच्चों 332 नॉलेज के 3 कहाँ छुपे हुए हैं मुझे बताइए. यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, क्या बनाएंगे कि आपको 3 मार्क्स नॉलेज के मिल जाएंगे? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, अप्रिसिएशन ऑफ द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और डायग्राम दैट शोज इट. अब मेरे बच्चों बुरे आंसर आने वाले हैं. समीर जरा खामोश रहिएगा. मुझे कोई बच्चा बताए, फहद अब्दुल्ला आप बताएं. एक्सचेंज रेट के डायग्राम में डिमांड सप्लाई वाला डायग्राम होता है, वाई एक्सिस पे क्या लेबल होता है और एक्स एक्सिस पे क्या लेबल होता है? शाबाश. फहद, आर यू देयर? जी. वाई पे एक्सचेंज रेट, क्वांटिटी. एक्स पे क्वांटिटी, हमेशा क्वांटिटी होती है एक्स पे. एक्सीलेंट. यहां पे आपकी बचत होगी है. मुझे बताएं, एग्रीगेट डिमांड के डायग्राम बनाएंगे या खाली डिमांड के? खाली डिमांड एंड सप्लाई. शाबाश, वेरी गुड. तो अब हम इस ग्राफ को जरा ड्रॉ करते हैं. दुनिया की किसी चीज की प्राइस क्यों बढ़ेगी? अप्रिसिएशन मींस, पहले डेफिनेशन, सॉरी. A floating exchange rate. Anyone define floating exchange rate? Free floating exchange rate. Very good, Momil. An exchange rate that is determined by
international market forces of demand and supply, and there is no government intervention. Appreciation से क्या मुराद है? Anyone? When one currency, in terms of, Another. वेरी गुड मोमिल, आप पढ़ रहे हो माशाल्लाह, मोमिल ही है ना? वेरी गुड मोमिल, अच्छा सुने अब, appreciation of currency means when one currency value or price rises in terms of another, it can buy more units of the other currency. अब मेरे बच्चों, हमारे पास एक मार्क अप्रिसिएशन का मेरे ख्याल में आ गया, दो मार्क्स आएंगे करेक्टली लेबल डायग्राम को कैसे अप्रिसिएशन होगी, दुनिया की कोई चीज उसकी प्राइस कैसे बढ़ती है, या डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट हो शॉर्टेज क्रिएट हो, या सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हो शॉर्टेज क्रिएट हो, और कोई चक्कर ही नहीं है, एक्सचेंज रेट इज सिंपली द प्राइस ऑफ द करेंसी, सो इट इज नॉट एनीथिंग टू स्केरी। दो तरह के लेबल है, मैं आपको दोनों बताता हूं, या तो आप यहां पे एक्सचेंज रेट पूरा लिखिएगा, या प्राइस ऑफ लेट्स से रूपी इन डॉलर, दिस इज अ बेटर लेबल, लेकिन बच्चे एक्सचेंज रेट ही लिख दें, इट्स अ प्राइस ऑफ द करेंसी, वही प्राइस क्वांटिटी है। ये आ गई जी सप्लाई ऑफ रूपी हमारे इस डायग्राम के मुताबिक, ये डिमांड, बेसिक, इक्विलिब्रियम, चाहे प्राइस लिख दो, वैसे ई आर लिखना बेहतर है, लेकिन प्राइस लिख दें, क्वांटिटी लिख दें, डजंट मैटर। अब जी मैं डिमांड वाली अप्रोच ले रहा हूं, डिमांड कर्व को मैंने राइट पे शिफ्ट किया, एरो लगाया, जहां नया इक्विलिब्रियम बना मैंने उसको प्राइस को बढ़ा के एक्सचेंज रेट को अप्रिशिएट करवाया, और क्वांटिटी को Q1 पे ये खुद ही बन रहे हैं, ठीक है। अब मुझे रीजन बताएं क्यों डिमांड फॉर रूपी या एनी करेंसी बढ़ेगी। हमने आई के फैक्टर्स पढ़े थे, बहुत अच्छे। Demand for their imports rises. एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स Exports, या, yes. तो सिंपल वाला इन्होंने कहा है जी कि एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ी है, उसकी वजह बता दें, एक्सपोर्ट्स की क्वालिटी शायद अच्छी हुई हो, जिसकी वजह से उनकी डिमांड बढ़ी हो, जिसकी वजह से करेंसी की डिमांड राइट पे शिफ्ट हुई और एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हो गया। या आईसी का जैसे इन्होंने बताया, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट हमारे सेंट्रल बैंक ने ऊपर किया, हॉट मनी दुनिया भर से हमारे बैंक्स में इनफ्लो हुई, उससे करेंसी की डिमांड बढ़ी, एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट्स, दैट इज इट, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। एक सप्लाई का भी कर देते हैं जस्ट फॉर द थ्योरी, सप्लाई करेंसी की कम क्यों होगी, हम क्या कम करें कि सप्लाई कम होगी करेंसी की? यार क्या कर रहे हो अनस, अनस अनस, नहीं मनी सप्लाई कम करने से ऐसा नहीं होता, इंपोर्ट्स की डिमांड अगर कम हो जाए करेंसी की सप्लाई कम होती है और एक्सचेंज रेट ऊपर चला जाता है। बेटे किसी प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करो, आपको अनस ये तो हम अप्रिसिएशन की रीजन पूछ रहे हो और आप डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, या डिमांड बढ़ाएं या सप्लाई कम करें, दोनों सूरतों में आपको मार्क्स मिल गए। कोई कंफ्यूजन मेरे बच्चों इस ग्राफ में, एक्सप्लेनेशन में, फैक्टर्स में? अब जी अब हम इसको फर्दर लेके चलते हैं। अब वो क्या कह रहा है, क्या एप्रिसिएशन हमेशा इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होती है? जब वो हमेशा का वर्ड कंसिडर वेदर कह रहा है तो हम नेगेटिव भी लेंगे। एप्रिसिएशन के फायदे बताएं, अगर पाकिस्तानी रुपी आज एप्रिशिएट होता है तो हमें क्या फायदे होंगे? एक्सपोर्ट्स क्या बोल रहे थे, एक बच्चा कुछ गलत बोलने लगा था इसलिए मैं उससे सुनना चाह रहा हूं, एक्सपोर्ट्स क्या होगा? क्या हो जाएगी, सॉरी? टर्म्स ऑफ ट्रेड अच्छी हो जाएगी, नॉट बैड। जरा थोड़ा सा मुझे बताएं बेनिफिट ऑफ एप्रिसिएशन, इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगी आपकी? परफेक्ट। आप जरा समीर गलत साइड पे चले गए हो, सही बोल के गलत साइड पे चले गए हो। बेनिफिट कैसे आ रहा है? इंपोर्ट सस्ती हुई है, हमें क्या बेनिफिट? ये चीज, एक्सपोर्ट्स, सॉरी, इंपोर्ट्स विल बिकम चीपर, imported raw materials will become cheaper as a result,
Cost of production will reduce for domestic firms importing raw materials. Cost push inflation will reduce. ये हम तकरीबन हर क्लास में बात कर रहे हैं, तो अब आप लोगों को एप्रिसिएशन का ये फायदा आना चाहिए। ठीक है, एक फायदा और करते हैं। इफ द इकोनॉमी वॉज इम्पोर्टिंग मशीनरी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजी मंगवा रहे थे, नाउ दैट विल बिकम चीपर, दे विल बी एबल टू ग्रो वेरी रैपिडली। समझ आ गया? पहला फायदा, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल सस्ते, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम। दूसरा फायदा, अगर आपको बाहर से टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, मशीनरी वगैरह चाहिए थी, सस्ती मिली, आपके इकोनॉमिक ग्रोथ में इजाफा हुआ। जी बेटे जी। वो तो बेटे फिर हर चीज़ के साइड इफेक्ट्स हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा 8 मार्क का क्वेश्चन है, हम इसको बिला वजह पोल्यूट कर देंगे। पोल्यूट नहीं करेंगे, कॉन्वुलेट कर देंगे, मुश्किल कर देंगे। ठीक है, सो अवॉइड कॉन्वोल्यूशन। अब मेरे बेटे, क्या नुकसान है अप्रिसिएशन के? ये तो बहुत सिंपल है। रुमैसा मेरा बेटा जरा हेल्प करो मुझे। अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, बाकी चुप कर जाएं। रुमैसा, करेंसी अप्रिशिएट हुई है, एक्सपोर्ट प्राइसेस पे क्या असर पड़ेगा? जो हम बाहर की दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगी? शाबाश, बी कॉन्फिडेंट। बेटे गलत हो जाएगा, डजेंट मैटर। यस यस यस, शाबाश। आई थिंक शी हैज माइक इश्यूज। चलें, आई विल स्विच दिस क्वेश्चन टू मानूर। आर यू देयर मानूर? जी बेटे बोले। अच्छा सर, हम अब, हाँ बिल्कुल सही है। इंपोर्ट्स चीपर, एक्सपोर्ट्स महंगी। अगर डिमांड इलास्टिक थी, करंट अकाउंट डेफिसिट में चला जाएगा, उससे एग्रीगेट डिमांड गिरेगी। हाँ, एक्सपोर्ट्स महंगी, उनकी डिमांड कम। बिल्कुल सही है बेटे, वो तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है, अच्छे बच्चे उसकी बात करते हैं, लेकिन वो फिर आप एक इन्फिनिट लूप में फंस जाएंगे। वो हमेशा सरप्लस डेफिसिट, डेफिसिट सरप्लस खुद ही करता रहेगा। हाँ बिल्कुल सही है। इंपोर्ट्स विल बिकम चीपर, एक्सपोर्ट्स विल बिकम एक्सपेंसिव, करंट अकाउंट में गो इनटू डेफिसिट ड्यू टू इलास्टिक डिमांड। ये हमारे एनालिसिस कंप्लीट। अब जी हमने एंड पे देखना है कि क्या ये हमारे लिए ओनली बेनिफिशियल है। कब बेनिफिशियल है? जब हमारी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की डिमांड इनइलास्टिक है। ठीक है, महंगी होने के बावजूद एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ा, सस्ती होने के बावजूद इंपोर्ट एक्सपेंडिचर कम हुआ, करंट अकाउंट सरप्लस में गया। इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन दूसरे कंट्रीज का एक्सचेंज रेट। इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन इन्फ्लेशन इन आवर कंट्री। टू कंक्लूड, इट इज नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल, इट विल डिपेंड ऑन मेनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। समझ आ गया बच्चों? Those who felt a little uneasy right now, होता है इवैल्यूएशन में, डू नॉट। 6 मार्क्स अगर आप स्कोर कर गए, ब्यूटीफुल, कोई वरी नहीं है। जी बेटे बोले अनस। अनस, फायदा कब है करेंसी अप्रिशिएट होने का? 3 बातें मैं कर रहा हूं। अगर एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स की डिमांड इन इलास्टिक है, हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में जाएगा। ठीक है। नंबर 2, अगर हम नेट इंपोर्टर कंट्री हैं, ज्यादा इंपोर्ट्स पर रिलाई करते हैं, हमारी इंपोर्ट सस्ती हो जाएंगी, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेंगे। ठीक है। और लास्टली, दूसरे कंट्रीज में एक्सचेंज रेट के क्या हालात हैं, उनके करेंसीज ऊपर नीचे क्या हो रही हैं, रिटेलिएशन कह सकते हो कि वो हम रिटेलिएशन का क्या हालात हैं। दैट विल डिटरमिन वेदर अप्रिसिएशन इज बेनिफिशियल और नॉट। टू कंक्लूड, इट इज नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल, बट इट इज टेकन एज अ साइन ऑफ अ हेल्थी इकोनॉमी। समझ आ गया अनस एवरीवन? चलें, क्विक लुक एट द मार्क स्कीम। देखो, I'm a teacher, done these questions many times, but I still refer to mark scheme। गलती होने का चांस होता है। 3G, a clear knowledge and understanding of meaning of appreciation of exchange rate in a free floating exchange rate system. Exchange rates determined through according to demand and supply. A diagram showing an appreciation of a currency, correct labeling of axis, vertical axis पे, y axis पे, या तो टू करेंसी जैसे मैंने किया, प्राइस ऑफ रूपी इन डॉलर, या एक्सचेंज रेट लिख दो, एक्सचेंज रेट की आदत बना लो। A rise in value of a currency by a rightward shift of demand curve, and दोनों भी कर सकते हो, और a leftward shift of supply curve with new equilibrium price shown together with the explanation of a possible cause of either shift। causes दोनों का बता दें, एक का कर दे काम हो जाएगा। एनालिसिस जी,
potential advantages such as reduction in price of imports, both of finished goods and raw materials and component parts, reducing inflationary pressures, cost push inflation come, analysis of potential disadvantage, exports expensive, उनकी डिमांड कम. आप सिंपल रखो, बेशक पूरे करंट अकाउंट पे भी ना ले जाओ. Evaluation जी offers a valid judgment on whether the potential advantages of appreciation outweigh the potential disadvantages to reach a conclusion. वो क्या कह रहे हैं नोट करें. Significance of elasticities and martial earner condition may be rewarded, जो हमने बात की, but not expected at A1 because A2 में शिफ्ट हो गया. ये आप बेशक इसको यूज करें ना करें वो कर लें कि इंपोर्टेड रॉ मटेरियल मशीनरी वगैरह सस्ती होगी, हमारी ग्रोथ आएगी. ठीक है, आप ये करें कि जी हमें इंपोर्टेड गुड्स सस्ती मिलेंगी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम होएगी. इवैल्यूएशन में बताइएगा कि एडवांटेजेस डेफिनेटली हैं, लेकिन इसमें इलास्टिसिटी आएगी बेटे. इलास्टिसिटी अगर इनइलास्टिक है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की डिमांड, तो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में जाएगा. डिपेंड करेगा दूसरे कंट्रीज का एक्सचेंज रेट कैसे बिहेव कर रहा है, हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स का. ये भी डिपेंड करेगा रिटेलिएशन कितनी है, वो हम पे टैरिफ कोटास वगैरह लगा रहे हैं या नहीं. दैट इज इट. कंक्लूजन, इट इज नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल. क्लियर मेरे बच्चों? एनी क्वेश्चंस? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन लिंक बड़ा अच्छा बनाना पड़ेगा फिर. बेटे एक बच्चा कुछ पूछ रहा था, बच्ची कोई बोल रही थी, बताएं. आईसी के फैक्टर्स एक बार याद कर लेते हैं जी. आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट रेट्स. ये डिमांड सप्लाई दोनों के फैक्टर्स हैं. इफ इंटरेस्ट रेट राइजेस इन द कंट्री, हॉट मनी, फालतू पैसा फ्लोज इनटू द बैंक्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि अच्छा रिटर्न मिल रहा है, उससे करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, अप्रिशिएट होगी करेंसी. हमारे लोग भी अपने बैंक्स में सेव करेंगे, बाहर नहीं ले जाएंगे पैसे, सप्लाई करेंसी की वर्ल्ड में कम होगी, अप्रिसिएशन. फिर आ गया जी इन्फ्लेशन रेट. लेट्स टेक वन साइड. इफ इन्फ्लेशन रेट इज हायर देन अदर कंट्रीज, exports will become expensive, their demand will fall, currency's demand will fall. Imports will become cheaper, their demand will rise, currency's supply will rise. Import खरीदने के लिए सप्लाई करना पड़ता है दुनिया में अपना रूपी, तो करेंसी विल डेप्रिशिएट एंड वाइस वर्सा. फिर है जी इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट्स. इफ इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट्स आर गुड इन होम इकोनॉमी, foreigners businesses will invest in that country, demand for currency will rise, exchange rate will appreciate, local businesses will also invest in the country, करेंसी की सप्लाई वर्ल्ड में कम होगी, अप्रिसिएशन. डबल डबल शिफ्ट. फिर था जी एस फॉर स्पेकुलेशन. इफ स्पेकुलेटर्स फील a certain currency is going to rise in value, they start buying it. उनकी बाय करने से डिमांड बढ़ती है. जिन स्पेकुलेटर्स के पास वो करेंसी है वो बेचेंगे नहीं, सप्लाई कम, अगेन अप्रिसिएशन एंड वाइस वर्सा. डबल ई आखिरी सिंगल शिफ्टर्स हैं. इकोनॉमिक ग्रोथ डोमेस्टिक, ये बच्चे गलत करते हैं. अगर हमारे मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, इनकम्स बढ़ रही हैं, हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी, एक्सचेंज रेट नीचे जाएगा. और अगर हमारे दूसरे कंट्रीज में जिनसे हम ट्रेड कर रहे हैं वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, वो हमसे ज्यादा खरीदेंगे, हमारी एक्सपोर्ट्स, डिमांड करेंसी की बढ़ेगी, अप्रिसिएशन. ये था जी आईसी. एवरीवन क्लियर? अच्छा, टाइम तो हमारा तकरीबन निकल गया था, लेकिन जस्ट लेट्स फिनिश दिस बी पार्ट, में अटका रहेगा. Assess whether supply side policies are the most effective way to correct a deficit on current account of balance of payment of an economy. एनालिसिस के 8 हैं, नॉलेज एनालिसिस के. पहले डेफिनेशंस करते हैं. सप्लाई साइड पॉलिसीज, मैं खुद ही बोल रहा हूं टाइम बचाने के लिए. सप्लाई साइड पॉलिसीज रिफर्स टू पॉलिसीज aimed at increasing aggregate supply output in an economy over a period, whereas deficit of current account of balance of payment means when inflows from exports and transfers are less than outflows for imports and transfers. अब चलते हैं जी सप्लाई साइड की 3 पॉलिसीज कर दें, 4 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे. कैसे करोगे? Education and training of labor. If government spends on education and training of labor, skills will rise, productivity will rise, that will reduce cost of production, aggregate supply will rise, countries products will become competitive international market, उनकी डिमांड एक्सपोर्ट्स की बढ़ेगी. इंपोर्ट्स हमें महंगी लगेंगी, अपने मुल्क की चीजें सस्ती और अच्छी क्वालिटी की बन रही हैं, तो इंपोर्ट्स की डिमांड कम, करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक हो गया.
क्लियर ऑन दैट बच्चों? Subsidies. If government gives subsidies to exporters and domestic firms, exports will become cheaper, their demand will rise. Imports will seem expensive because local goods were subsidized. Consumer will switch towards local goods. Again, current account का balance of payment, net exports अच्छा होने की वजह से deficit दूर हो जाएगा. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, सब चीज़ों से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम होती है, हमारे बिजनेसेस वर्ल्ड में भी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा बिकती हैं और इंपोर्ट्स महंगी लगती हैं, हम कम मंगवाते हैं. लेकिन सप्लाई साइड पॉलिसीज कामयाब क्यों नहीं होंगी? बहुत एक्सपेंसिव हैं, एक्सट्रीम एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट. उस कॉस्ट का फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कहीं और यूज़ कर सकते थे. सप्लाई साइड पॉलिसीज सिर्फ लॉन्ग रन में जाके इफेक्टिव होती हैं. आज रोड नेटवर्क बनाने शुरू करो, कई सालों बाद इफेक्ट आएगा. आज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दो, कई सालों बाद स्किल्ड लेबर आएगी. तो ओनली लॉन्ग रन में इफेक्ट आएगा. शॉर्ट रन में सप्लाई साइड पॉलिसीज कॉज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जिससे करंट अकाउंट खराब होगा. क्यों? गवर्नमेंट स्पेंडिंग का इंजेक्शन आया, जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ी और इन्फ्लेशन आई. ठीक है. ब्रेन ड्रेन, पढ़ा लिखा स्किल्ड वर्कर मुल्क छोड़ के जा सकता है. ये आपके 8 मार्क एनालिसिस के. अब उसने कहा था मोस्ट इफेक्टिव, तो एक और पॉलिसी से हम इवैल्यूएशन में कंपेयर करेंगे. दूसरी पॉलिसी यहां फिस्कल या मॉनेटरी करने की बजाय प्रोटेक्शनिज्म यूज करें. Government can also use protectionism such as devaluation of exchange rate, use of tariff quotas to make imports expensive, their demand will fall. Make exports cheaper by subsidizing them, their demand will rise, current account deficit will improve. आप कर सकते हो, इफ यू फाइंड टाइम आप सप्लाई साइड के साथ फिजिकल मॉनिटरी भी करते हो. लेकिन जब इसकी मार्क स्कीम आप देखोगे, वो कहता है सप्लाई साइड अकेली और साथ में एक और कम अज कम. ठीक है. इवैल्यूएशन जी, क्या सप्लाई साइड मोस्ट इफेक्टिव है? तो इसका आंसर है विल डिपेंड ऑन हाउ वेल गवर्नमेंट यूजेस द सप्लाई साइड पॉलिसीज. क्या बजट अवेलेबल था, कितना रिस्पॉन्ड किया इकोनॉमिक एजेंट्स, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स ने उसके ऊपर, लेबर ने. और साथ में इस पे डिपेंड करेगा कि आपका एम है क्या. क्या शॉर्ट रन फिक्स करना है करंट अकाउंट को, तो प्रोटेक्शनिज्म बहुत बेहतर है. लेकिन अगर लॉन्ग रन में अपनी इकोनॉमी को इफेक्टिव बनाना है, सारे एम्स हासिल करने हैं, अलॉन्ग साइड बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट खत्म करने के, तो फिर सप्लाई साइड पॉलिसीज आर द बेस्ट सोल्यूशन. समझ आ गया मेरे बच्चों? हाँ, कह देना कि इट डिपेंड ऑन हाउ मच द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज. अब वो दोबारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिपीट करने के बजाय इट विल डिपेंड ऑन द रेलेवेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इफ इट्स टू मेजर, तो सप्लाई साइड इज नॉट द मोस्ट इफेक्टिव वे. ठीक हो गया? चलिए बच्चों, वेल डन. जो बच्चे आए हैं आज, उन्होंने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है जी. एनी क्वेश्चंस बता दें. जी जी, बोलें बोलें अनस. जी, बिल्कुल यही पॉलिसीज लगेंगी. यस, बिल्कुल. कुछ समझ रहे हो? वही पॉलिसीज हैं अनस, उन्हीं को तरीके से यूज करना है. दैट्स ऑल यू नीड टू डू. वेरी गुड. तो लेट्स नाउ फिनिश द रिकॉर्डिंग. जी बेटे. इस क्वेश्चन में सप्लाई साइड वाज मेनली फोकस्ड. लेकिन यस, आप ये आदत बना दो कि सप्लाई साइड पॉजिटिव नेगेटिव, मैं 4 मार्क्स ले रहा हूं, फिर 4 ले रहा हूं और पॉलिसी, वो ज्यादा अच्छा आंसर बन जाएगा. ठीक है. ऑल राइट जी, अल्लाह हाफिज. दैट्स इट फॉर टुडे. आई